एक बार पुनः विज्ञान कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। बच्चों, आज हम विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 6 उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं उत्तक के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ, पादप उत्तकों के बारे में। आज इसी अध्याय का दूसरा भाग है कक्षा 9 का जंतु उत्तक के बारे में। मैं आपको जंतु उत्तक के बारे में जानकारी दूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अध्याय 6 जंतु उत्तक के बारे में मैं पहले ही आपको इस चैप्टर में बहुत सारी बातें पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ पादप उत्तक के बारे में, कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और इसमें विभाजित उत्तक के बारे में और इसका तने का सेक्शन कटिंग, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। सरल उत्तक के बारे में, जाइलम फ्लोएम के बारे में और सरल उत्तक के पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, इनके बारे में मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने पहले वाला वीडियो बड़े ध्यान से देखा होगा, और अभी भी नहीं देखा तो आप YouTube चैनल में दोबारा से देख सकते हैं। पहले वाले भाग को रंध्र के बारे में मैंने बताया था, पादपों में रंध्र। और आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे जंतु उत्तक के बारे में। जंतु उत्तक आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके जंतु यानी जंतुओं में। अभी तक हमने उत्तक के बारे में क्या अध्ययन किया था कि कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनता है और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है और अंग तंत्र का निर्माण होता है और फिर अंग तंत्र से पूरे जीव का शरीर का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार से हम उत्तक के बारे में अध्ययन करें तो जब हम सांस लेते हैं तब हम अपनी छाती की गति को महसूस कर सकते हैं। शरीर के ये अंग कैसे गति करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ विशेष कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें हम पेशीय कोशिकाएँ कहते हैं। चित्र 6.8 में आप देख रहे हैं, चित्र 6.8 को देखिए, ये वाला 6.8 पेशी रेशे हैं और इसमें कोशिका का चित्र बना रखा है। बीचों बीच में केंद्रक है, फिर चिकने पेशीय रेशे हैं, फिर चिकने पेशीय रेशे के ऊपर ये सारा पेशीय तंत्र के, यानी हमारे किसमें आमाशय के भागों के बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो आप देखिए, इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों की गति प्रदान करता है। सांस लेते समय हम ऑक्सीजन लेते हैं, यह ऑक्सीजन कहाँ जाती है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यह फेफड़ों के द्वारा अवशोषित की जाती है तथा रक्त के साथ शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कोशिकाएं लगातार कार्य करती हैं और जब कार्य करती है तो उनको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए कौन सा भाग है हमारे पास? जैसे हमने सांस लिया और ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में किसके द्वारा? रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इस प्रश्न के हल के लिए एक संकेत देता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर कहते हैं, तो जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रक्त हमारे साथ विभिन्न पदार्थों के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे हमने खाना खाया और खाने में जो पोषक तत्व थे उन पोषक तत्वों के द्वारा रक्त में घुला, भोजन में पोषक तत्व रहे। और जैसे हमने सांस लिया, सांस में ऑक्सीजन अंदर जाती है और ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? कोशिकाओं में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी कह सकते हैं कि रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके कोशिकाओं के विभिन्न भागों तक ले जाता है, शरीर का जो अंतिम सिरा है वहाँ तक, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले आता है। तो यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जित करने के लिए पहुँचाता है। रक्त और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तक का उदाहरण है। यानी रक्त भी एक प्रकार की कोशिका है। रक्त, मैं कह दूँ कि रक्त को हम संयोजी उत्तक का भी एक उदाहरण है, और पेशियाँ दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले उत्तकों का उदाहरण है। इनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बारे में विचार कर सकते हैं, जैसे कि एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक। रक्त संयोजी उत्तक एक प्रकार तथा पेशीय उत्तक का उदाहरण है। अभी तक हमने एपिथेलियम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, फिर संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेशीय उत्तक के बारे में, तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू है रक्त, तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। और पेशीय उत्तक का उदाहरण है। जो एपिथेलियम उत्तक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस पर नज़र डालेंगे कि जंतु कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो जंतु कोशिका यहाँ पे जैसे चित्र में दिख रहा है आपको कि जंतु कोशिका मुख्यतः यहाँ पे हमने 4 प्रकार से बांट रखा है इसको। एक तो एपिथेलियम उत्तक, दूसरा पेशीय उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। तो एपिथेलियम उत्तक में
हम बात करेंगे सल्की ऊतक की, घनाकार ऊतक की, स्तंभाकार की और स्तरित सल्की की। फिर मस्कुलर यानी जिसके लिए हम पेशीय ऊतक बोल रहे हैं उसमें रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी की बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार संयोजक ऊतक में हम किसकी बात करेंगे? संयोजक ऊतक में हम रक्त की बात करेंगे, एरियोलर ऊतक की बात करेंगे, वसाकामय ऊतक की बात करेंगे, एडिपोज ऊतक की बात करेंगे, अस्थि की बात करेंगे यानी स्केलेटन जिससे हड्डी बनती है, अस्थि, उपास्थि, इसकी बात करेंगे, काचा स्नायु की बात करेंगे। इस प्रकार से हम संयोजक ऊतक के बारे में बात करेंगे। फिर नर्वस टिश्यू के बारे में बात करेंगे, तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट कर दीजिएगा किस प्रकार से हम जंतु कोशिका को बांटेंगे और जंतु कोशिका को कितने भागों में बांटेंगे और जंतु कोशिका के जो भाग हैं इनके और कौन कौन से भाग हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एपिथेलियम ऊतक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों की गुहिकाओं को ढकते हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जैसे त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपिकाएँ, ब्रक नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। यानी जो हमारा शरीर है इसकी बाहरी जो आवरण है ये भी किससे बना है? एपिथेलियम ऊतक से बना है। मुंह के अंदर मुंह भी किससे बना है? एपिथेलियम ऊतक से बना है। आहार नली जो हमारे अंदर है, पाचन क्रिया में जो भाग लेती है, रक्तवाहिनियाँ यानी सिरा और धमनियाँ, सब फेफड़ों की कोशिकाएं जो हमारा लंग्स होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या हैं? एपिथेलियम ऊतक की बनी है। ब्रक यानी किडनी की जो नलियां हैं उसमें भी एपिथेलियम ऊतक की है ना। तो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये अनवरत परत का निर्माण करती हैं। इन परतों के बीच चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। अतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियम किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं के बीच पारगम्य शरीर तथा बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतः सभी एपिथेलियमों को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली उसे नीचे रहने वाले ऊतक को अलग करती है। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा 6.9 में, या अभी आपने एक चित्र देखा ये वाला, इसमें विभिन्न प्रकार की क्या है ये एपिथेलियम ऊतक है। विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम ऊतक, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जंतु ऊतक का एक भाग है एपिथेलियम ऊतक, और एपिथेलियम में पहला भाग कौन सा है? सल्की। कौन सा भाग है? सल्की। मेरे साथ बोलिए, पहला भाग सल्की, दूसरा घनाकार, कौन सा है? घनाकार, तीसरा है स्तंभाकार जिसको पक्षामी भी बोलते हैं, और चौथा भाग किसका? स्तरित सल्की। तो इसी प्रकार इन्हीं कोशिकाओं, इन्हीं ऊतकों के द्वारा हमारे शरीर का जो बाहरी ऊतक है, त्वचा है, वो भी इन्हीं से मिलके बना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ विभिन्न एपिथेलियमों की संरचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। अभी आपने देखा कि घनाकार के अलग है, सल्की का अलग है, स्तंभाकार का अलग है, सबके अलग अलग संरचनाएं हैं। उनके कार्य भी कार्यों पर निर्भर करती है। जिसका कार्य जैसा है उसी प्रकार से उसकी संरचना है। संरचना के आधार पर ही कार्य भी वो करते हैं ऊतक। उदाहरण के लिए कोशिकाओं में रक्त नलिका स्तर कोशिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं, चपटी वाली। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती है, कोमल स्तर का निर्माण करती है। आहार नली तथा मुंह के स्तर सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। एक नंबर का प्रश्न आता है कि आहार नली और मुंह का जो अस्तर होता है, लेयर होती है, वो कौन सी एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है? तो कौन सी है? सल्की एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं सल्की एपिथेलियम से बना होता है। जो शरीर की त्वचा है वो इन्हीं से बनी है। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने और फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती है। चूँकि कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को स्तरित सल्की एपिथेलियम कहते हैं। जो स्तरित, जो सामने दिख रहा है आपको ये चित्र, ये स्तरित सल्की है, जहाँ अवशोषण और स्राव होता है। जैसे आंत के भीतर स्तर, जैसे कि आपको पता है कि आंत में भोजन का अवशोषण होता है
और अवशोषण और स्राव दोनों काम होते हैं। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि आंतों में जो अंदर भीतरी भाग है वो किसका बना है, स्तरित सल्की का। वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। यह स्तंभाकार एपिथेलियम एपिथेलियमी अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करती है। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक पक्षाम यानी सीलिया होते हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाओं के स्तर पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं। ये पक्षाम गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इस प्रकार एपिथेलियम को पक्षाम्बी स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहते हैं। घनाकार एपिथेलियम ब्रकी नलिका तथा लार ग्रंथि की नली के स्तर का निर्माण करती हैं। यानी जो घनाकार एपिथेलियम है, क्यूबॉइड एपिथेलियम टिश्यू है, वो ब्रक यानी किडनी की नलियों में और लार ग्रंथि की नलियों में स्तर का निर्माण करती हैं, जहाँ उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की सतह पर पदार्थों का स्राव कर सकती हैं। कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा एक बहुकोशीय ग्रंथि का निर्माण करता है। यह ग्रंथि एपिथेलियम कहलाता है। तो हमने एपिथेलियम के बारे में आपको प्रकार बताए थे, चित्र के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे कि एपिथेलियम ऊतक कौन कौन से प्रकार हैं। यहाँ पे हमने अभी बोला, और हमारे शरीर में जो कोशिकाएं, जो अंग हैं, उन विभिन्न अंगों में इन एपिथेलियम ऊतकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कौन सा अंग कौन सी ऊतक से बना है, सल्की से बना है, घनाकार का बना है, स्तंभाकार का बना है, या जो स्तरित सल्की है, सबके बनावट के आधार पर अंगों में ये कार्य करता है।